Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology। तो आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है डिफ्यूज़न, राइट। नो डाउट कि इस टॉपिक को हम अपने प्रीवियस जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और हम सब लगभग इससे वाकिफ़ हैं, ठीक है, इस टॉपिक से। बट आज हम इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखेंगे और डिफ्यूज़न से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके केमिस्ट्री में भी काम आएगा, आप डेली लाइफ में भी इसे देखते हो और आपके प्लांट फिजियोलॉजी वाले हिस्से में भी बहुत काम आने वाला है ये, ठीक है। तो स्टे ट्यून। तो सबसे पहले हम अपने इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है डिफ्यूज़न का, राइट। तो देखो, डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ आयन और पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। किसका मूवमेंट है? किसी भी सब्सटेंस के आयन पार्टिकल या मॉलिक्यूल का, ठीक है, मूवमेंट है। कहाँ से कहाँ है मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस? फ्रॉम हायर रीजन ऑफ, देखो, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? अपने ज़्यादा से अपने कम की ओर, ठीक है। सपोज कहीं दो पॉइंट पे अलग अलग, ठीक है, कहीं पे 30 पार्टिकल्स हैं, कहीं पे 40 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जो सब्सटेंस का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? 40 से 30 की ओर होगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ढलान में किसी भी स्लोप वाले जगह पे आप साइकिल लेके खड़े हो जाओ तो क्या होगा? ऐसे, अगर स्लोप है तो देखो इस तरह से, देखो ये हायर कंसंट्रेशन का रीजन है, ये लोअर कंसंट्रेशन का रीजन है। तो देखो ये हायर से लोअर की ओर चीज़ें जाएंगी, ना कि नीचे से ऊपर चीज़ें आएंगी, ठीक है। और एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि डिफ्यूज़न में एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है, इसे अभी हम पढ़ेंगे। देखो, मूवमेंट ऑफ डिफ्यूज़न इज पैसिव। अब पैसिव, अगर कोई भी सब्सटेंस, देखो ध्यान से सुनना, कोई भी सब्सटेंस यदि डिफ्यूज़न का सहारा लेकर मूव कर रहा हो तो वो मूवमेंट पैसिव होगा। इसका मतलब होगा कि उसमें किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं लग रही है। देखो एनर्जी तो तब लगेगी ना, अगर हम, देखो ऑलरेडी हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि हायर से ये हायर कंसंट्रेशन रीजन हो गया, ये लोअर हो गया, हायर से लोअर जा रहा है। यहाँ पे अगर आप सिंपली अपनी साइकिल लेके खड़े भी हो जाओगे, पैडल नहीं भी मारोगे, तो इस स्लोप से ऑटोमेटिक आपकी साइकिल ढलने लगेगी, ठीक है। लेकिन आप यहाँ साइकिल लेके खड़े हो जाओगे तो क्या आपकी साइकिल बिना कोई एनर्जी लगाए ऊपर से यहाँ पहुंच जाएगी? नहीं होगा। जब आप एनर्जी लगा ही दोगे तब वो डिफ्यूजन रहा कहाँ, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव, इसमें कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन हो या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, ठीक है। डिफ्यूजन कैसा भी हो, वहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा। तो आई होप कि ये जो पॉइंट है वो आपके समझ में आया हो, ठीक है, कि पैसिव मूवमेंट क्या होता है, राइट। अब देखो, हम अपने नेक्स्ट फैक्टर को देखते हैं कि क्या कहता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं, ठीक है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी डिफ्यूजन की दर को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला तो आपका हो गया टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर मीन्स डिफ्यूजन फास्टर, ठीक है। तो आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? तो देखो, जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हाई टेम्परेचर में डिफ्यूज़न जो दर है वो बढ़ क्यों जाती है। यहाँ पे मैं फास्टर लिखना मैं भूल गया, ठीक है। हाई टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा डिफ्यूज़न उतना तेज होगा। तो आप सिंपली दो सस्पेन लो, उसमें चाय बनाने के सारे मटेरियल्स डाल दो, दूध, चीनी, चायपत्ती, टीसी जो आपको डालना है डाल दो, और दोनों को अलग अलग बर्नर पे रख दो, ठीक है। एक का बर्नर कम कर दो और एक का जो बर्नर का फ्लेम है वो बढ़ा दो, ठीक है। तो देखोगे कि जिसका बर्नर का फ्लेम ज़्यादा है वहाँ पे आपका, आप जो हम घरेलू भाषा में बोलते हैं कि आप कहो कि देखो चाय खौलने लगा जल्दी जल्दी, ठीक है, चाय वहाँ पे जल्दी बनेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूज़न की दर बढ़ गई। हायर जब टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, जब आपने उसे थर्मल एनर्जी दिया तो क्या होने लगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में देखो रैंडम काइनेटिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स रैंडमली टकराने लगे, ठीक है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे चारों ओर। और जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ पे वो स्लोली टकरा रहे हैं, ठीक है, और स्लोली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो चाय भी क्या होगा? धीरे बनेगा, ठीक है। जनरली डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है,
बट अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ठीक है, डिफ्यूज़न, रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ जाएगी, ठीक है। और जितना कम टेम्परेचर होगा उतना स्लो रहेगा रेट ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है। आपकी चाय ऐसे भी बन जाएगी, आप बिना बर्नर जलाए भी रख दो, चाय पत्ती वापत्ती सब डाल के सारी चीज़ें रख दो, 2-3 दिन में आपकी चाय बन के तैयार हो जाएगी। सारे आपके जो चाय पत्ती के पार्टिकल्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जो आपके शुगर पार्टिकल्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बट बहुत स्लो, ठीक है। हो सकता है वो चाय गर्म ना हो, बट आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो डिफ्यूज़न है वो हो जाएगा। बट हम टेम्परेचर इसीलिए देते हैं ऑब्वियसली ताकि जो भी बैक्टीरिया है वो तो मर ही जाए, बैक्टीरिया वायरस, और हमारी चाय जल्दी बने, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हाई टेम्परेचर मीन्स डिफ्यूज़न फास्टर, यस। अब नेक्स्ट क्या है, देखो सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया डिफ्यूज़न फास्टर, ठीक है। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना तेज़ डिफ्यूज़न होगा। सपोज एक कमरे में 100 लोग हैं, ठीक है, और उसमें से निकलने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, उस दरवाजे में पूरी भीड़ लग जाएगी अगर बाहर निकलना है तो। अब वो होता है ना, पूरा कंजेस्टेड हो जाएगा। बट अगर 10 दरवाजे हैं तो लोग आराम से निकलेंगे, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सरफेस एरिया जब बढ़ गया तो डिफ्यूज़न फास्टर हो गया। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखो हायर ग्रेडियंट मीन्स फास्टर डिफ्यूज़न। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है ये आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो उसी चीज़ को हम समझने वाले हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वैसे मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। अब देखो किसी भी दो बिंदु के बीच में, देखो किसी भी दो पॉइंट, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन का फ़र्क होगा उतना तेज़ हमारा डिफ्यूज़न होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ध्यान दो, इस एग्ज़ाम्पल पे, ये देखो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे तेज़ डिफ्यूज़न कहाँ होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, ए से बी की ओर तेज़ डिफ्यूज़न होगा, ए से सी की ओर तेज़ डिफ्यूज़न होगा, या फिर डिफ्यूज़न सी से बी की ओर होगा, या सी से ए की ओर होगा। थोड़ा सा सोचो, ओके। चलो खैर मुझे तो बताना ही है, मैं आपको अब समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो अभी अभी हमने क्या पढ़ा, हायर ग्रेडियंट मीन्स डिफ्यूज़न फास्टर। तो देखो किसी भी दो पॉइंट के बीच जहाँ सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस होगा वहाँ डिफ्यूज़न फास्टर होगा। देखो ए से सी की ओर कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 100 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे सी पे के पास 10 पार्टिकल्स हैं, तो डिफरेंस कितना का है, 90 का डिफरेंस है। अब देखो ए से बी की ओर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे आपके 100 पार्टिकल्स हैं, यहाँ 50 पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस आया, 50 का डिफरेंस आया। ए से बी की ओर, ए से बी के बीच में 50 का डिफरेंस है, ए से सी के बीच में 90 का डिफरेंस है। ये चीज़ समझ में आ रही होगी आई होप, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे तेज डिफ्यूजन कहाँ होगा, तो अब आई होप कि आपको जवाब पता चल चुका होगा कि ए से सी की ओर डिफ्यूजन सबसे तेज होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस है वो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा है। नो डाउट कि ए से बी की ओर भी डिफ्यूजन होगा, बट इससे स्लो होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस होगा उतना तेज डिफ्यूजन होगा। इस चीज़ को दिमाग में नोट करके चलना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो आई होप कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाला फंडा आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिफ्यूज़न मीडियम। अब देखो जो डिफ्यूज़न है वो मीडियम पे भी तो डिपेंड करता है कि किस तरह का मीडियम है, ठीक है। अब जो सॉलिड है, अब सॉलिड में आपका जो डिफ्यूज़न है वो बहुत स्लो हुआ करता है, ठीक है। लिक्विड में आपका जो डिफ्यूज़न है वो फास्ट होता है, फास्टर होता है, और गैस में जो आपका जो डिफ्यूज़न है वो फास्टेस्ट होता है। तो जो सबसे तेज़ डिफ्यूज़न कहाँ होता है, गैस में होता है। आप अगरबत्ती जलाते हो फट से फैल जाती है, ठीक है, रैंडम काइनेटिक मोशन के चलते। तो जो आपका गैसियस मीडियम में वो डिफ्यूज़न सबसे तेज होता है, ठीक है। और आप टेम्परेचर वाला में एक और प्रैक्टिकल आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। दो आप बीकर ले सकते हो, कांच की ग्लास दो आप लेना, ठीक है, उसमें पानी भरना, एक को आप गर्म कर देना, एक में आप गर्म पानी डालना एक ग्लास में, दूसरे ग्लास में नॉर्मल वाटर डालना, ठीक है, जो भी नॉर्मल पानी आप पीते होगे, और दोनों में आप इंक डाल कर देखना। तो आप देखोगे कि जो वार्म जो इसमें आपने
हुआ है, उसमें जो आपका इंक है वो जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे में डिफ्यूज़ कर गया। और जो ठंडा पानी है, जो नॉर्मल वाटर है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होने में टाइम लग रहा है, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया कि हायर टेम्परेचर मीन्स डिफ्यूज़न फास्टर। यस, राइट। अब देखो, डिफ्यूज़न का जो एक और है वहाँ हम समझने वाले हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है? मतलब एक सब्सटेंस का डिफ्यूज़न दूसरे दूसरे सब्सटेंस के डिफ्यूज़न पे कोई असर नहीं डालता, इन दोनों के बीच कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ऐसे आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, बट हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे 2 कंटेनर हैं, ठीक है? एक ये रहा, एक ये रहा। आई होप कि ये चीज़ आपको विजिबल होगी। अब मैं आपसे पूछूं तो यार ऑरेंज पार्टिकल्स कितने हैं, तो आप बोलोगे 60 हैं सर। मैं यहाँ पूछूं कि ग्रीन पार्टिकल्स कितने हैं, तो आप बोलोगे 20 हैं। यहाँ पे जस्ट रिवर्स है, ग्रीन 60 और यहाँ आपका ऑरेंज 20। अब देखा जाए, देखो, डिफ्यूज़न का एक मेन रोल होता है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करना, ठीक है? कि दोनों तरफ बराबर हो जाए, ठीक है? मॉलिक्यूल्स का जो बंटवारा है वो चारों तरफ बराबर हो। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे किसी भी तरह का डिफ्यूज़न होगा, तो आपका जवाब में भी आप, कुछ लोग बोले हाँ, कुछ लोग बोले ना। बट क्या यहाँ डिफ्यूज़न वाकई में होगा? देखो, यहाँ भी 80 पार्टिकल्स हैं और यहाँ भी 80 पार्टिकल्स हैं, तो क्या यहाँ डिफ्यूज़न होगा? आंसर है हाँ, डिफ्यूज़न होगा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? यहाँ तो हमें पहले से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश दिखाई पड़ रहा है। बट देखो, उससे मतलब नहीं है। मैंने बताया ना कि दूसरे सब्सटेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर देखो, अलग अलग मटेरियल्स अलग हैं, सब्सटेंसेस अलग हैं। यहाँ पे देखो, ये रेड पार्टिकल है, ये ग्रीन पार्टिकल है। यहाँ पे ये ग्रीन पार्टिकल है, यहाँ रेड पार्टिकल है, दोनों अलग है। तो देखो, यहाँ पे रेड वाले कितने हैं, ऑरेंज वाले कितने हैं, 60। और इस वाले में ऑरेंज वाले कितने हैं, वो है 20। तो इसको ग्रीन वाले से कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए, देखो, ये हायर से लोअर, यानी ये ऑरेंज वाले का जो डिफ्यूज़न है ये इधर से इधर आएगा, ठीक है? ये इसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा, डिफ्यूज़न होगा, ठीक है? और ये जो आपका ग्रीन वाला है वो इसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो यहाँ डिफ्यूज़न होगा। अगर पार्टिकल्स सेम रहते तो डिफ्यूज़न नहीं होता। मान लो पार्टिकल्स यहाँ दोनों सेम रहते, एक में पूरा ऑरेंज भरा रहता, यहाँ भी पूरा ऑरेंज पार्टिकल्स भरा रहता, और दोनों तरफ 80-80 पार्टिकल्स होते, ठीक है? पार्टिकल्स अगर सेम होते तो ऐसा नहीं होता, बट देखो, पार्टिकल्स डिफरेंट, पार्टिकल अलग अलग हैं, ठीक है? सब्सटेंस अलग अलग है, ठीक है? तो ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, ये डिफ्यूज़ करेंगे, ठीक है? सो आई होप गाइस कि आपको डिफ्यूज़न का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।